टू तेजस कॉमर्स क्लासेज। आज हम पेपर का एनालिसिस के लिए दूसरा वीडियो लेके आए हैं कोल इंडिया एमटी फाइनेंस का, जिसका अभी रिसेंटली पेपर 29 मार्च को हुआ है। और इस पेपर पैटर्न को पूरा अपन एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से जो कोल इंडिया में है वो पेपर पूछा गया था। काफ़ी बड़ी वैकेंसी मानी जाती है कि सीए या सीएमए के हिसाब से अगर पीएसयू में अगर मैं देखूँ तो कोल इंडिया ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आती है एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस बार ज़रूर थोड़ा सा वैकेंसी जो है वो कंपेरेटिवली लास्ट ईयर्स के मुकाबले कम हुई है, लेकिन फिर भी जो भी वैकेंसी है वो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, मैं तो ये कहूँगा। और डायरेक्ट E3 लेवल पे, E2 आपका 1 ईयर का है, उसके बाद में 1 साल के बाद में आपको E3 पे पोस्ट किया जाएगा, यानी 60,000 आपकी बेसिक सैलरी होने वाली है। और ग्रोस सैलरी जो है वो लगभग 1,20,000 के अराउंड जो है वो बनेगी। उसके अलावा 4-5 लाख रुपए का PRP आपको हर साल मिलेगा। तो इसी चीज़ों को बेसिस में रखते हुए मैंने बताया था कि ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो न्यूली चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फ्रेशर हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा पैकेज स्टार्टिंग में जो कैंपस प्लेसमेंट में भी नहीं मिल पाता है आजकल, तो क्योंकि इतने ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट और पोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट होने लग गए हैं, तो कंपनियों का जो पैकेज भी है वो भी गिर गया है, और जो टॉप रैंकर्स हैं उन्हीं का ही पैकेज जो है वो 25 के अबोव जा पाता है। जबकि इस वाली वैकेंसी में आप देखोगे तो आपका जो CTC है लगभग 18 लाख के अबोव जाएगा अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं। तो ये पेपर जो मैंने बताया था उसी पैटर्न पे बेसिस पे रहा है। थोड़ा सा जो है इसमें एक सब्जेक्ट को कुछ ज़्यादा ही वेटेज दिया गया है, उसका अपन पूरा पेपर देखेंगे। मैंने मैं नवरात्रि वगैरह की वजह से बिजी था, तो इस वजह से पेपर को एनालिसिस नहीं कर पाया था। मेरे पास पेपर तो 29 मार्च को ही आ गया था, ठीक है। एक स्टूडेंट ने मुझे शेयर किया था। तो पहले अगर अपन बात करें कि पेपर पैटर्न जो है वो क्या है, तो जैसा कि आपको इसने नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया था कि भैया 100 क्वेश्चन जो है वो जनरल पेपर से पूछे जाएंगे, और 100 क्वेश्चन जो है वो प्रोफेशनल नॉलेज पेपर से पूछे जाएंगे, यानी हमारी सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, तो 200 जो क्वेश्चन है वो 200 मार्क्स के रहेंगे। इसी के साथ ही इसमें जो सबसे खास बात है वो नो नेगेटिव मार्किंग है, यानी कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। इसी के साथ दूसरा जो सबसे बड़ा इस बार फेरबदल किया है कोल इंडिया ने, जब मैं 2019 वाला जो पेपर है उसमें सेलेक्ट हुआ था, उससे पहले वाले 17 वाले में जब सेलेक्ट हुआ था, तो वहाँ पर इंटरव्यू था, 10 मार्क्स का इंटरव्यू वेटेज था। वो जस्ट एक फॉर्मेलिटीज़ थी जो मुझे लगा। बाकी इस बार इन्होंने वो इंटरव्यू भी हटा दिया है, तो टोटली जो पूरा वेटेज है वो आपका रिटर्न का है। वैकेंसीज की अगर एक बार मैं नज़र डालूं तो जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल 22 वैकेंसी है, EWS में 5 वैकेंसी है, SC में ओपन कैटेगरी से 8 है, और जो बैकलॉग है उसकी 2 है। तो ऐसे मिलाकर SC की जो टोटल है वो 10 वैकेंट 10 सीट है। इसके बाद जो है वो ST में 5 जो है वो नॉर्मल वैकेंसी है, 40 जो है वो बैकलॉग की है। ऐसे करके टोटल जो ST कैटेगरी में टोटल 45 सीट है। OBC में 16 है, 5 बैकलॉग की है, तो टोटल मिला के 21 है। अगर मैं टोटल सारी कैटेगरी की वैकेंसीज की बात करूँ तो 103 वैकेंसी है, 103, जो कि अपने आप में बहुत ही लार्जेस्ट वैकेंसी है। पेपर एनालिस करने के बाद में मैंने जो पाया, जो मुझे अकॉर्डिंगली लगता है कि एक फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहाँ किस क्वेश्चन में कितनी प्रॉब्लम आ सकती है, उसी के बेसिस पे मैंने ये टेबल ड्रॉ की है पूरे पेपर को एनालिस करने के बाद में। और जो सरप्राइजिंग जो डाटा है आपके सामने, जो टेबल आप देख रहे हो कि अकाउंट सब्जेक्ट से टोटल 100 में से 45 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कॉर्पोरेट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैं अगर दोनों को मिला दूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमारी एकेडमिक में हम पढ़ते हैं, 11-12 CPT वगैरह में पढ़ते हैं, और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो हम CA इंटर में पढ़ते हैं और CA फाइनल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से टोटल मिला के 45 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से मुझे लगता है कि 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो ईजी है, मतलब उनमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती अगर थोड़ा बहुत भी उसने स्टडी किया है और थोड़ा बहुत भी उसको रिमाइंड है अपनी CA स्टडीज या CMA स्टडीज़ को। 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मॉडरेट लेवल के हैं, जिसमें थोड़ा सा ट्रिकी आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। 5 क्वेश्चन जिसमें मुझे लगता है कि इसमें डिफिकल्टी फील हो सकती है, या बाउंस क्वेश्चन बोल सकते हैं, इनको छोड़ देना चाहिए था। ऑडिट की बात करूँ तो ऑडिट के टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए, 8 में से 5 क्वेश्चन ईजी थे, 3 क्वेश्चन मॉडरेट थे। और आप इसमें भी ऑडिट में आप देखोगे वही कंपनी ऑडिट के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो सेकंड लार्जेस्ट सब्जेक्ट है, जिसमें से 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी मैंने जस्ट पहले, इससे पहले जो पेपर रिव्यू किया था पावर ग्रिड का किया था, तो वहाँ पर FM का वेटेज बहुत ज़्यादा था, यहाँ पर अकाउंट्स का वेटेज ज़्यादा है। तो FM में 17 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ईजी है,
5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मॉडरेट हैं और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिफिकल्टी लेवल पे हैं, यानी आपको उनको छोड़ देना चाहिए था 2 क्वेश्चंस को। कॉस्ट अकाउंटिंग की या कॉस्टिंग की बात करूँ तो 5 क्वेश्चन पूछे गए, बिल्कुल कम। 5 में से 3 क्वेश्चन ईजी थे, 2 मॉडरेट लेवल के थे, यानी कॉस्टिंग का वेटेज अगर आपको सबसे ज़्यादा जो मिलेगा वो यूपीएससी एडी कोस्ट में ही मिलेगा। उसके अलावा कोस्टिंग के कभी भी मैंने इतने पेपर दिए हैं, इतना सारा एनालिस किया है, लेकिन 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस कहीं नहीं पूछे गए हैं। एक यूपीएससी एडी कोस्ट का है जहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है 70%। कंपनी लॉ की बात करूँ तो 5 क्वेश्चन पूछे गए, 4 क्वेश्चन ईजी थे, एक थोड़ा टफ मॉडरेट था। ग्रेजुएटी एक्ट से 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक ईजी था, एक मॉडरेट था। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से 2 क्वेश्चन पूछे थे, एक ईजी और एक मॉडरेट था। पार्टनरशिप एक्ट से 1 क्वेश्चन पूछा गया, वो ईजी था। यानी इन तीनों एक्ट से 5 क्वेश्चन पूछे गए, ग्रेजुएटी, नेगोशिएबल और पार्टनरशिप से। इसके बाद आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से 10 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से 7 क्वेश्चन ईजी थे, 3 क्वेश्चन में थोड़ी डिफिकल्टी फील हो सकती है आपको। जीएसटी के टोटल 5 क्वेश्चन थे, 5 में से 3 जीएसटी एंड कस्टम में से 5 थे, 5 में से 3 आपको ईजी लेवल पे थे, 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट लेवल पे हैं। ये मेरा प्रोफेशनल लेवल यहाँ पे पूरा हो जाता है। इसके बाद में आता है जनरल लेवल। जनरल में पहला पोर्शन था हमारा जीके का, जनरल अवेयरनेस का या जनरल नॉलेज का, जिसके टोटल 25 क्वेश्चन थे। 25 में से 12 क्वेश्चन जो मुझे लगा ईजी है, 8 क्वेश्चन ऐसा है जो मॉडरेट है और 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिफिकल्टी है, बाउंस बैक क्वेश्चन है। मैथ के 25 क्वेश्चन है, 25 में से 15 क्वेश्चन जो है वो ईजी थे, 5 क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट थे, 5 जो है वो डिफिकल्टी लेवल पे थे। इंग्लिश के भी 25 में से 10 क्वेश्चन ईजी थे, 10 मॉडरेट थे, 5 जो है वो बहुत डिफिकल्ट लेवल पे थे। रीजनिंग सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग। रीजनिंग के 25 में से 22 क्वेश्चन ईजी थे। मैंने जब आपको पहले भी प्लानिंग पेपर का जब बताया था, उस टाइम पे भी मैंने कहा था कि आप रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हो जनरल पेपर में, क्योंकि जीके का भरोसा नहीं है और इंग्लिश का भरोसा नहीं है। 2 सब्जेक्ट ऐसे ही जिसका कभी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है, जबकि मैथ एक बार फिर भी अपन कंट्रोल कर सकते हैं कुछ हद तक लेवल पे। 3 क्वेश्चन रीजनिंग में मुझे लगा थोड़ा मॉडरेट लेवल पे थे। अगर मैं टोटल पूरे पेपर की बात करूँ तो 200 क्वेश्चन में से 124 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ईजी हैं, जो मेरे लेवल पे हैं। 54 क्वेश्चंस जो ऐसे हैं जो मॉडरेट थे और 22 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि टफ लेवल पे थे। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक एक क्वेश्चंस का एनालिस करूंगा और इसके बाद में अपन कट ऑफ को भी एनालिस करेंगे कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। मैंने कुछ फ़ोन पे वगैरह सर्वे भी करवाया था और कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मेरी बात भी हुई, चैट भी आए, उनके मार्क्स भी उन्होंने शेयर किए। उसके बेसिस पे एक सरप्राइजिंग जो डाटा था वो निकल के आया। जो मैं पहले बोलता था कि इतनी कट ऑफ जा सकती है, वैसा इस बार कुछ नहीं होगा, क्योंकि कई ऐसे जो कमर्स हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू एस्पिरेंट्स हैं, उनको पता ही नहीं कि पेपर पैटर्न कैसे आता है। उन्होंने उस तरीके की स्टडी की, लेकिन वो जो पेपर में जो अटैम्प्ट करना चाहिए था वो उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से कट ऑफ इस बार डाउन जाएगी मेरे हिसाब से। देखते हैं, आपको मैं लास्ट में बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, तो अभी अपन एक एक क्वेश्चन का एनालिस करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला सेक्शन जनरल अवेयरनेस का यानी जीके का। जो पहला क्वेश्चन था वो एनवायरनमेंट के बारे में था। मुझे लगा ये गोला है मतलब टफ है, टफ मतलब मॉडरेट लेवल का है, मतलब जो पढ़ा है उसी को पता होगा। ठीक है, इसके बारे में ये पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था जो कि स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, जिसमें आपको पता है कि जो मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया होते हैं उसको कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो एडमिन करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट अलग से बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद में ये कर्नेल जो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है उसके बारे में था। ठीक है, इसके बाद में ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। इस बार कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी आप कॉन्स्टिट्यूशंस के वही मतलब क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं जो आपको जानकारी में है, अदरवाइज आप उनको छोड़े तो ही ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन टैक्स से रिलेटेड भी है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी है कि 101 जो अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में वो किससे रिलेटेड था, तो आप सभी को पता है जीएसटी से रिलेटेड था वो। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन हिस्ट्री से है, ओल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। इसके बाद में ये क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है, रिसेंटली जो दिसंबर 24 का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये थोड़ा टफ है, ये डेटाबेस क्वेश्चन है, ये थोड़ा टफ है, गोला लगा हुआ है, इसका मतलब लेवल हाई है इसका। देन ये गवर्नमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग का जो चाइल्ड हेल्थ के लिए जो प्रमोटिंग जो गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है
वो किस नाम से है, तो वो माँ नाम से प्रोग्राम है, तो गवर्नमेंट प्रोग्राम से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है जो मैंने करंट आपको जो 2024 का जो जो बजट के बारे में जब मैं पढ़ा रहा था उसमें ये क्वेश्चन था, भारत ट्रेड नेट वाला सेम, ठीक है, जिसमें अपन डिजिटली डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का काम करते हैं ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है। तो भारत ट्रेड नेट ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था और बजट में जब मैंने वीडियो बनाया था उसमें क्लियरली दे रखा था, ठीक है। इसके बाद अगेन जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये इंडियन नेवी ने जो अभी 3 जो फ्रंट लाइन कॉम्बैक्ट जो इन्होंने कमीशन किए हैं वो कौन कौन से किस नाम से थे, नीलगिरी, सूरत और वाक्सीर, ठीक है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अगेन कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है 42 अमेंडमेंट पे कि लोकसभा और राज्यसभा असेंबली का जो कार्यकाल था, जो टेन्योर था, वो कितने साल कर दिया गया था 42 अमेंडमेंट में, 5 से 6 साल कर दिया गया था, फिर वापस कम किया गया था। इसके बाद में अगेन ये इंटरनेशनल जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये मुझे लगता है ये थोड़ा सा टफ है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के बारे में था, अप्रैल 24। अब आप देख लो कि आपका जो पेपर है उससे जस्ट 1 साल पहले की जीके पूछी गई है, ठीक है। इसके बाद में एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, आपको जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टेट के बारे में दे रखा है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में दे रखा है, ठीक है। ये टफ क्वेश्चन है मुझे लगता है। ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन इंडिया ड्यूरिंग 2059 एज पर द सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट पब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एक स्टैटिकल डेटा का क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड भी अपन कह सकते हैं इसको। इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वो किससे रिलेटेड था, वो पंचायत जो था लोकल गवर्नमेंट को प्रमोट करने के लिए जो कॉन्सेप्ट लाया गया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। देन ये कोल इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है कि 2023 और 24 में जो हाईएस्ट कोल का प्रोडक्शन है वो कौन सी कंपनी के द्वारा है, तो कोल इंडिया के द्वारा है। बाकी प्राइवेट अदर कंपनीज भी करती है, लेकिन जो गवर्नमेंट की जो PSU कंपनी है कोल इंडिया, उसी ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कोल का प्रोडक्शन किया है, ठीक है। इसके बाद में ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, बॉर्डर से रिलेटेड है कि वाटर बॉर्डर जो है वो 7 देशों के साथ में इंडिया शेयर इट्स लैंड बॉर्डर विद 7 कंट्रीज। जो लैंड बॉर्डर है वो हमारी 7 कंट्रीज के साथ में, और वाटर बॉर्डर जो है वो किसके साथ में, तो वो 2 कंट्री के साथ में है, ठीक है। इसके बाद में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जो टफ है मुझे लगता है। इसके बाद में ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी टफ है। इसके बाद में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है। विवाद से विश्वास स्कीम ये किस कॉन्सेप्ट में लाया गया था, तो टैक्सेशन में जो जितने भी जो डिस्प्यूट्स हैं गवर्नमेंट उनको रिजॉल्व करने के लिए एक स्कीम लेके आई थी, विवाद से विश्वास स्कीम। तो वो पूछ रहा है कि किससे रिलेटेड है विवाद से विश्वास स्कीम, टैक्सेशन। ये स्टैटिक जीके से रिलेटेड है कि विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है वो कहाँ पे है, वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद में अगेन ये क्वेश्चन हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी ने जो जयचंद जो कन्नौज का है उसको कहाँ डिफीट किया था, कौन से युद्ध में, तो बैटल ऑफ चंदवार। अगेन करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, जो अभी लेटेस्ट पद्म विभूषण जो दिया गया है कि ट्रेड और इंडस्ट्री में, ट्रेड एंड इंडस्ट्री कैटेगरी में जो है वो पद्म विभूषण किसको दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया, ठीक है, तो ओसामा सुजुकी को दिया गया था। स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, बक्सा टाइगर रिजर्व बिल्कुल ईजी है, वेस्ट बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व। तो स्टैटिक जीके से भी काफ़ी क्वेश्चन अच्छे पूछे गए हैं। इसके बाद में अगेन ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो टोटल जो जीके के जो क्वेश्चन है उसमें हिस्ट्री भी था, पॉलिटिकल भी था, ज्योग्राफी भी था, करंट अफेयर्स भी था। तो आप समझ सकते हैं कि करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का वेटेज इसमें ज़्यादा था। इसके बाद में आता है लॉजिकल रीजनिंग। ये रीजनिंग के जो है वो मैंने कहा है कि 25 में से 22 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ईजी है, मतलब कोई भी कर सकता है। ये फिगर एम्बेडेड का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं ज़्यादा डीप सॉल्यूशन में नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ आपके क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ, उसके लेवल को डिस्कस कर रहा हूँ। ये सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। सर्कुलर बना के अपन को अरेंज करना था, नॉर्थ वेस्ट का इनका ध्यान में रखते हुए। ये क्वेश्चन रैंकिंग का था, ये थोड़ा सा टफ हो सकता है। इसके बाद में ये क्वेश्चन पजल से रिलेटेड है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग, ये एक ऐसा चैप्टर है रीजनिंग का जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, अगर आप इसको करोगे आराम से बैठ के। कोडिंग, अगला क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग था, पैटर्न बेसिस पर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन रैंकिंग से रिलेटेड था। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपने रैंकिंग के 2-3 जो कॉन्सेप्ट बेसिकली जो इंट्रोडक्शन में जो पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे के, मिडिल के, -1 करके, उसी बेसिस पे क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा बस एक सिंपल सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगेन ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड था। ये भी पैटर्न बेसिस पे था, इजी क्वेश्चन है। अगेन सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टफ है। सॉरी, स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट बेसिस पे क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा टफ है। कोडिंग डिकोडिंग से अगला क्वेश्चन है, ये भी इसमें वही जो लेटर्स है आपको वो जो उसका बेस देखना है कि किस फ्लो में जो है वो आपके लेटर्स से ड्रॉ हो रहे हैं इसमें, ऑर्डर इवन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन से रिलेटेड है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वाले जो अपन को इस तरीके से जो देखते हैं वो आपको ध्यान में रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। कोडिंग डिकोडिंग से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैलेंडर का बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, जो कॉन्सेप्ट बेसिस पे सिखाया जाता है। 41 कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी सिंपल है। इसके बाद में ये मिरर इमेज का है। मिरर इमेज में आपको पता है कि कॉन्सेप्ट की अपन उल्टा देखते हैं, अपन को जो चीज़ दिख रही है लेफ्ट की राइट, राइट की लेफ्ट अपन देखते हैं। ब्लड रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो कि ये साइन बेस पे था कि प्लस को आपको क्या मानना है, माइनस को क्या मानना है, प्लस को जैसे सन मानना है, माइनस को सिस्टर मानना है, मल्टीप्लाई को वाइफ मानना है, इस तरीके से सिंपल है ये भी। ये अगेन नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, सिंपल पैटर्न पे था। अगेन क्वेश्चन 45 कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है, ये भी सिंपल है। अगेन 46 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है, ये भी बिल्कुल सिंपल है। 47 अगेन कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। कोडिंग डिकोडिंग से बहुत क्वेश्चन आए हैं। अगेन ये मिरर इमेज है। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है 49, बिल्कुल सिंपल था, कोई इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं था इसमें। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशनशिप का, वही साइन बेस्ड क्वेश्चन है ब्लड रिलेशनशिप का। प्रोबेबिलिटी, अब आती है हमारी क्वांट मैथ। मैथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत टफ थे, जिनको छोड़ दो तो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी भी थे। अगर आपने, मैंने कहा था कि शुरुआत में जो अपनी बुक दे रखी है उसके अगर आपने 20-20 क्वेश्चन भी स्टार्टिंग के कर लिए तो आप मैथ के क्वेश्चन कर सकते थे। ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, ईजी था ये। इसके बाद में ये क्वेश्चन भी जो है वो मुझे टफ लगा, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेन। ट्रेन से रिलेटेड जो स्पीड की जो अपन निकालते हैं वो इजी क्वेश्चन था ये। अगर आप फॉर्मूला बेसिस पे इसको करोगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। ये प्रॉफिट लॉस का सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन था इसमें। नेक्स्ट है डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये इसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी आपको। इसके बाद में ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे अधूरा है, तो मैं पढ़ नहीं पाया इसको, लेकिन ये मुझे लगा टफ है ये। नेक्स्ट है परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन था। अगेन ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, यहाँ पर डाउनलोड में प्रॉब्लम हुई है यहाँ पर, तो लेकिन ये परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन था, पढ़ने में मुझे लग रहा था कि ये ईजी है। इसके बाद में मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन है स्टैटिक्स का, बेसिक एलिमेंट्री स्टैटिक्स से रिलेटेड, सिंपल सा है। ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि ये भी सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन था, 63, ये भी ईजी था। प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, इसमें भी ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि डिस्काउंट निकाल के फिर आपको प्रॉफिट ऐड करना था इसमें, तो आपकी मार्केट प्राइस आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद में ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, पाई की वैल्यू दे रखी है आपको। नेक्स्ट है ये सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट है ये नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये थोड़ा टफ लगा मुझे। मिक्सर से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर इनकम्प्लीट है, लेकिन ये ईजी लग रहा है क्वेश्चन तो मेरे को। इसके बाद में ये भी इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, यहाँ पर डाउनलोड में प्रॉब्लम हुई है। एवरेज जो है उसमें कैलकुलेट करना था सिंपली। ये मीन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि ईजी था, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, 71। अगेन ये वो बोर्ड मास वाला रूल है, उससे करने वाला था ये नंबर्स का, ये भी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है इसमें। इसके बाद में ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ये थोड़ा टफ लगा। इसके बाद में टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था ये भी। ये प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद में इंग्लिश का, इंग्लिश में ये वन वर्ड का क्वेश्चन दे रखा है, जो कि इजी क्वेश्चन था ये। इसमें इनकरेक्ट वर्ड आपको जो है वो बताना था, स्पेलिंग किसकी गलत लिखी हुई है, सिंपल क्वेश्चन था। अगेन वही इनकरेक्ट आपको वर्ड आपको ढूंढना है इनमें से।
इसके बाद में इसमें करेक्ट पॉजिटिव क्वेश्चन टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये एजुकेशन था। मतलब ग्रामर पोर्शन बहुत ज़्यादा है, मैंने कहा ना आपको ग्रामर पोर्शन ज़्यादा है। इसमें मोस्ट सूटेबल वर्ड आपको बताना है कि वर्ब के अनुसार कौन सा आना चाहिए। अगेन ये सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन है कि पहले कौन सा सेंटेंस पहले आएगा तब जाकर हमारा पूरा पैराग्राफ सही रूप से बनेगा। इसके बाद में ये जो क्वेश्चन है इसमें जो आपको सिमिलर मीनिंग आपको बतानी थी, ठीक है, वर्ड दे रखा है, उसके बाद में उसकी सिमिलर मीनिंग आपको ढूंढना था। इसमें सब्स्टिट्यूट वर्ड आपको ढूंढना था। इसके बाद में इसमें जो चूज द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। आपको ये जो मेलेबल जो वर्ड दे रखा है इसका क्लोजेस्ट आपको मतलब मीनिंग देखना, वर्ड देखना था इसमें इंग्लिश का। अगेन ये पैराजम्बल वाला क्वेश्चन है कि कौन सा सेंटेंस पहले आएगा। ये ग्रामेटिकल एरर इसमें फाइंड आउट करनी है आपको। अगेन इसमें भी ग्रामेटिकल एरर आपको फाइंड आउट करनी है। इसके बाद में इंटरजेक्शन आपको बताना था इसमें कि कौन सा इसमें इंटरजेक्शन लगेगा वर्ड। इसमें एंटोनियम सिनोनिम मैंने कहा था कि आप छोड़ के जाओ तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर आपको इजी लगता है तो आप कर सकते हैं, बाकी टफ ही आते हैं। क्वेश्चन टेक, ये सिंपल क्वेश्चन था क्वेश्चन टेक का। पैसेज कंप्रेशन, पैसेज के फ्री के मार्क्स हैं। पैसेज जो है वो इजी था, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो पैसेज के जो 5 क्वेश्चन हैं वो इजी थे। कहीं आपको सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज में आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो ये थोड़ा सा टफ लगा मुझे। मोस्ट सुटेबल टाइटल भी जो है वो कंफ्यूजिंग है, तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, ठीक है। इसके बाद में इस कंप्रेशन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना था, मोस्ट सुटेबल वर्ड क्या आएगा। ये भी इजी था, ये क्वेश्चन भी इजी है, ये भी इजी है एक्सचेंज, और ये भी इजी है, ये क्वेश्चन भी इजी है। तो कुल मिलाकर इंग्लिश में से मतलब इंग्लिश मिक्सअप रही है। कुछ क्वेश्चन एंटोनिम सिनोनिम टाइप के जो क्वेश्चन थे वो स्टैटिक थे तो थोड़ा टफ है, बाकी सिंपल क्वेश्चन थे। अब आता है प्रोफेशनल की बात। तो प्रोफेशनल में देखेंगे तो पहला क्वेश्चन जो है वो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड था, ठीक है, और सिंपल मतलब ऐसा था, कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर था, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए किसी को। इसके बाद में ये ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंटरनल कंट्रोल से रिगार्डिंग। इसके बाद में ये कंपनी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें मेरे हिसाब से जो है वो स्पेशल रेजोल्यूशन 74% आंसर आना चाहिए, ठीक है। डिफरेंशियल जो राइट है वो 74% तक अपन इशू कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स, ठीक है। बाकी देखते हैं फाइनली क्या रहेगा। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेबैक पीरियड का क्वेश्चन है, जिसमें ये पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो आपको पता है पेबैक पीरियड के बाद में जो भी कैश फ्लो होता है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। हमें जितना आउटफ्लो किया है बस वो इनफ्लो हो जाना चाहिए, वो पीरियड वही काम का है। इसके बाद में ये क्लबिंग का क्वेश्चन है इनकम टैक्स का, बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और अगर प्रोफेशनल नॉलेज के बेसिस पे अगर उसकी इनकम अर्न नहीं होती तो जिसकी इनकम ज़्यादा है उसी में ही क्या होगी, क्लब होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जीएसटी से रिलेटेड है, जिसमें ई इनवॉइस की लिमिट जो है, तो लेटेस्ट आपको पता है कि 5 करोड़ से ऊपर की आपको जो है वो इनवॉइस करना है B2B में। इस बार में कॉर्पोरेट अकाउंट से ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा टफ है ये क्वेश्चन। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, ये कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, बजटरी कंट्रोल से रिलेटेड, ये इजी क्वेश्चन था। इसके बाद में ये एनपीओ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जो स्पेशल अपन जो डोनेशन लेते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन है जो अपन बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में दिखाते हैं। ये अगेन जो है वो हायर परचेज से रिलेटेड है, जिसमें अपन को इंटरेस्ट का अमाउंट अपन को निकालना था। इसके बाद में ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या है, तो उसी के रिलेटेड आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो इसमें करेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट अकाउंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिंकिंग फंड मेथड जो डिबेंचर का रिडेम्पशन करने का है उसमें किस में अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं अमाउंट में, तो गवर्नमेंट बॉन्ड में अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना था, बहुत सिंपल सा डेटा दे रखा है। लेबर एफिशिएंसी का आपको फॉर्मूला लगाना था, ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट। एक होता है लेबर रेट वेरिएंस और एक होता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। नेक्स्ट होता है कॉर्पोरेट अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भी, जिसमें आपसे अंडर राइटिंग कमीशन की रेट पूछी जा रही है डिबेंचर के केसेस में। इसके बाद में फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, AS 13 से रिलेटेड है। तो इसमें सिलेबस में आपको AS दे रखे थे, तो AS से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक भी क्वेश्चन इंडेस से रिलेटेड नहीं पूछा गया।
अगेन ये क्वेश्चन कंपनी लॉ से रिलेटेड है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें आपको पेनल्टी प्रेजेंट इम्प्रिजमेंट का इनका पीरियड ध्यान में रखना था। ये कंपनी अकाउंट और लॉस से मिक्सअप क्वेश्चन कह सकते हैं कि जो बायबैक का जो पीरियड है वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए, 12 मंथ में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद में ये कॉर्पोरेट अकाउंट का क्वेश्चन है, सेल बैलेंसिंग लेजर की क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है। नेक्स्ट है ये कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि डिपार्टमेंटलाइजेशन में जो सूटेबल कॉस्टिंग मेथड है वो उसमें कौन से कॉस्टिंग मेथड यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये कॉमन साइज जो अपन स्टेटमेंट वगैरह जो एनालिस करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिस स्टेटमेंट जो करते हैं वर्टिकल बेसिस पे, उसके बेसिस पे क्वेश्चन है कॉमन साइज और कंपेरेटिव जो करते हैं, तो ये कॉमन साइज से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट AS1 से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, जिसमें डिस्क्लोजर पार्ट पूछा गया है। ये AS4 से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इसमें भी जो है वो डिस्क्लोजर पार्ट पूछा गया है कि कंपनी क्या ट्रीटमेंट करेगी अगर बैलेंस शीट डेट के बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने से पहले अगर डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो। नेक्स्ट ये भी अकाउंट्स का ही क्वेश्चन है, रिटायरिंग पार्टनर जो है वो उसमें क्या क्या उसको शेयर मिलता है जब वो रिटायर होता है, तो ये पार्टनरशिप अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न अपन जो निकालते हैं कैपिटल बस्टिंग में, वो क्वेश्चन है ये। ARR आपसे पूछी थी, इस पर प्रेजेंट वैल्यू नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इंट्रोडक्शन पार्ट से रिलेटेड चैप्टर से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनकम टैक्स से रिलेटेड है कि जो हम इनकम जो चार्जेबिलिटी जो डिसाइड करते हैं वो किसके बेसिस पे करते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे करते हैं। नेक्स्ट प्रोमिजरी नोट में कितनी पार्टीज होती है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हो और अकाउंट से भी कह सकते हो, दोनों से ही है। तो मेकर और पे जो होती है। इसके बाद में आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है बिल ऑफ एक्सचेंज के रिगार्डिंग में, ये अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड भी कह सकते हो। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टाइम वैल्यू ऑफ मनी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिंपल सा। ये ग्रेजुटी एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो 5 साल की जो पीरियड है वो कब अप्लाई नहीं होता है। अदरवाइज क्या होता है कि ग्रेजुटी के लिए आपको 5 साल सर्विस करना जरूरी है, ठीक है। तो लेकिन डेथ और डिसेबलमेंट के केसेस में 5 साल का पीरियड कंटिन्यू करना जरूरी नहीं है। ये NPO से रिलेटेड क्वेश्चन अगेन अकाउंट्स का रिसिप्ट एंड पेमेंट के बारे में कि कौन सा फीचर रिसिप्ट एंड पेमेंट का नहीं है। तो नॉमिनल अकाउंट नहीं होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट में, रियल अकाउंट का रूल चलता है। अगेन अकाउंट का क्वेश्चन है कि अमालगमेशन के बारे में कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये अमालगमेशन में जो मैंने क्लास ली थी उसी से रिलेटेड पॉइंट है, ये आप देख सकते हैं इसमें। इसके बाद में ये EPS कैलकुलेट करवा रहा है, तो व्हाट इज़ द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फॉर EPS कैलकुलेशन। तो जो जब बीच में अपन शेयर इशू करते हैं तो उसके अपन जो प्रोपोर्शन बेसिस पे, टाइम बेसिस पे, वेटेड बेसिस पे जो अपन नंबर शेयर्स निकालते हैं उसी की कैलकुलेशन है ये AS20 से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद में ऑडिट कमेटी को क्या क्या पावर है, ये ऑडिट से कंपनी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। अब इसको ऑडिट का भी बोल सकते हैं या लॉ का भी बोल सकते हैं, दोनों में कवर होता है ये। अगेन ये इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अदर सोर्सेज जो हेड है उसमें कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है। तो फैमिली पेंशन आपको पता है उसमें 1/3 ऑफ एक्चुअल पेंशन और 15,000 जो विच एवर इज लोअर होती है वो एग्जम्प्ट होती है। अगेन AS3 जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें बताया गया कि कौन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है इसमें। तो परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं होती है। अगेन अकाउंट्स का पार्ट है कि बैलेंस शीट में करंट असेट में कौन अपीयर नहीं होगा। तो ट्रेडमार्क आपको पता है, ट्रेडमार्क जो होता है वो फिक्स असेट में इंटेंजिबल असेट की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है ये भी अकाउंट्स का ही पार्ट है। अब इसको अकाउंट्स और कंपनी लॉ दोनों से कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये कॉर्पोरेट अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। कि बोनस इशू के बारे में था कि बोनस इशू जो है वो एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते बाद में। अगेन ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये ड्रॉप लॉक बॉन्ड से रिलेटेड है, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा टफ है। ये GST से रिलेटेड क्वेश्चन है। GST की जो ITC का जो क्लेम है कौन से रिटर्न में करते हैं, GSTR 3 भी जो जाती है। ये ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि इनवॉइस के बारे में कि अगर मान लो सप्लायर का इनवॉइस मिस हो जाए तो फिर आप क्या एक्शन लोगे ऑडिट के हिसाब से, वाउचिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग लीज अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 जो AS है लीज का, उसी के बारे में कि ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग जो लीज होती है तो ऑपरेटिंग लीज की क्या फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट है GST की जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का जो रिफंड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये थोड़ा सा टफ हो सकता है।
कॉस्टिंग में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की डेफिनेशन है ये, बिल्कुल सिंपल सी थी कि हम जो कॉस्ट को लोकेट करते हैं वो ड्राइवर बेसिस पे करते हैं। नेक्स्ट है ये एफएम से रिलेटेड है, स्पेशल पर्पज व्हीकल जो डेप्ट सिक्योरिटाइजेशन का जो प्राइमरी रोल होता है वो क्या होता है। सिंपल क्वेश्चन था ये। जो क्वेश्चन है ये डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एसएलएम मेथड से आपको डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर की जो थ्योरी जो है, नेट इनकम थ्योरी, एनवाई और मोदी-ग्लानी मिलर, तो इस पर पूछा गया कि किस किसने दिए, तो कौन सा सही है कौन सा गलत है। तीनों ही सही है। डेविड डूरेंट ने दोनों दिए, एनआई भी दिए और एनवाई भी दिए, और मोदी-ग्लानी मिलर ने जो है नेट ऑपरेटिंग इनकम वाली दी है। इसके बाद में जो है वो AS 26 से रिलेटेड कौन सा एग्जाम्पल फिट नहीं बैठता, ये अकाउंट्स का है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो AS 26 में नहीं आती है लीज होल्ड प्रॉपर्टी, वो AS 19 में आती है। इसके बाद में ये अंडरराइटर्स की जो अपन नेट लायबिलिटी निकालते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अंडरराइटिंग कमीशन का। मार्क्ड और अनमार्क्ड एप्लीकेशन अपन लेस जो करते हैं। AS 4 में जो एडजस्टिंग इवेंट है उसका एक एग्जांपल आपसे पूछा गया है, तो ये अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अकाउंट से काफ़ी क्वेश्चन आए। इसके बाद में गवर्नमेंट ग्रांट, ये AS 12 से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर जो गवर्नमेंट ग्रांट है वो रिसीव होती है, बाद में अगर वो रिफंडेबल हो जाती है तो उसका फिर क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंश्योरेंस कंपनीज का पार्ट है, मुझे लगता है ये थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल का है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि नॉट ए करेक्ट यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो ओरल और इन राइटिंग, नहीं राइटिंग होना चाहिए, ओरल नहीं होता है। इसके बाद में सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे, ये नेट प्रॉफिट मार्जिन आपसे पूछ रहे हैं, आपको प्रॉफिट दे दिया, सेल्स दे दिया, आपसे सेल्स का उसका प्रॉफिट का परसेंटेज पूछ रहे हैं। इसके बाद में ये पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद ये क्वेश्चन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि जो हम डेटर्स को अगर सेल कर देते हैं रिकवरी करने के लिए, पैसा कलेक्ट करने के लिए, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, फैक्टरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट ये GST से रिलेटेड क्वेश्चन है, ई इन्वॉइसिंग जो मैंडेटरी की गई है उसमें कितनी लिमिट है, 5 करोड़ है 1 अगस्त 2023 से। नेक्स्ट ये कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो वेज सिस्टम है उसमें किस में इंसेंटिव नहीं मिलता है, तो टाइम रेट सिस्टम में इंसेंटिव आपको नहीं मिलता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन एवरेज ड्यू डेट से रिलेटेड है, जो अपन ने चैप्टर पढ़ रखा है, ये थोड़ा सा टफ है। इसके बाद में ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ट्रेंड एनालिसिस। इसके बाद में ये इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि एडवांस टैक्स की लायबिलिटी कब आती है, तो जब आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा हो तो ही आपको एडवांस टैक्स पे करना है। ये कंपनी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है कि प्रोस्पेक्टस जो है उसके बारे में कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होता है, 26 बात करता है प्रोस्पेक्टस इशू करने के बारे में। अगेन ये AS 13 से रिलेटेड क्वेश्चन है, अकाउंट्स का ही है। इसके बाद में ये स्पेशल ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑडिट का है। अगेन ये अकाउंट्स का क्वेश्चन है, गुडविल अपन कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, तो सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे आपको निकालना था, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगेन ये क्वेश्चन है आपका अकाउंट्स का P&L के बारे में कि मैच द फॉलोइंग आइटम, आपको बताना है कि सैलरी टू एम्प्लॉय जो है वो किधर जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो 11th क्लास का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट ये क्वेश्चन इनकरेक्ट के बारे में पूछ रहा है कि टोटल इनकम जब अपन कंप्यूट करेंगे तो इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो इनकरेक्ट है। जो पार्टनर को जो सैलरी या बोनस मिलती है वो BNP हेड में जाती है, सैलरी हेड में नहीं जाती है, तो ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कैश फ्लो का है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है कि जो शुड दिस यह कह रहा है कि कंपनी ने एक लैंड परचेज की 5 लाख की और उसके बदले में क्या इशू कर दिया, शेयर इशू कर दिया, तो क्या कैश फ्लो में आएगा, नहीं आएगा, नॉन कैश आइटम है ये। AS 13 से रिलेटेड क्वेश्चन है, अकाउंट्स का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। वर्टिकल एनालिसिस ये अकाउंट्स का ही क्वेश्चन है, आपको जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो अपन प्रेजेंटेशन करते हैं शेड्यूल 3 में उसी के बारे में है ये। नेक्स्ट ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें जस्ट आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना था ट्रेडिंग अकाउंट बना के, ठीक है, बच्चों जैसा क्वेश्चन है, मतलब कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये क्वेश्चन ऑडिट और कॉर्पोरेट लॉ दोनों का मिक्सअप अपन कह सकते हैं कि जो कंपनीज एक्ट के कौन से सेक्शन में ऑडिटर्स की जो ड्यूटीज, डिस्क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, कौन सा सेक्शन कहाँ से कहाँ तक कवर करता है ऑडिटर वाला जो चैप्टर है, तो 139 से 48 में कवर होता है।
सैलरी हेड में कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं है, तो यूएनओ को जो सैलरी अलाउंस मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है, इनकम टैक्स का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉल्स के बारे में पूछ रहा है, कभी भी नॉट ट्रू फॉल्स ये ज़्यादा पूछता है, सीधी बात नहीं करता, ये कंप्यूटर अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगेन ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि नॉन बैंकिंग असेट जो है वो उसको कितने साल के अंदर अंदर डिस्पोज कर देना चाहिए, 7 साल के अंदर कर देना चाहिए। अगेन ये क्वेश्चन कंपनी लॉ से रिलेटेड है, स्वेट इक्विटी शेयर्स की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दे रखी है, 2 सबसेक्शन 88 में दे रखी है। ग्रेजुएटी की मैक्सिमम लिमिट क्या है, न्यू अमेंडमेंट जो लिमिट है 10 लाख से कितनी होगी, 20 लाख हो चुकी है। इसके बाद में ये फाइनेंस मैनेजमेंट का कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस है आपको निकालना है, DPS अपॉन MPS मल्टीप्लाई बाई 100, इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इसमें ये आपको ब्रांच अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें अपन प्रॉफिट को एलिमिनेट करते हैं, ये अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, फ्लेक्सिबल बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है TDS का कि 194D में जो अपन TDS काटते हैं, डोमेस्टिक कंपनी है अगर पे है तो कौन सा रेट लगेगा, 10%। इसके बाद में वर्टिकल एनालिसिस शेड्यूल 3 से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कॉमन साइज कंपेरेटिव स्टेटमेंट से। अगेन ये करेक्ट के स्टेटमेंट इनकम टैक्स के बारे में पूछ रहा है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का, कि लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर द सेम हेड ओनली अप टू 8 असेसमेंट ईयर। इसके बाद में ये आपसे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकलवा रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इसके बाद में ये क्वेश्चन भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, डिस्काउंट फैक्टर लगाना है आपको, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी। ये इनकरेक्ट पूछ रहा है अकाउंट से रिलेटेड, बोनस इशू के रिगार्डिंग में क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये अकाउंट्स का क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गुडविल आपको निकालनी है अकाउंट से रिलेटेड। पार्टनरशिप में अगर कोई पार्टनर अगर मान लो एडमिट कर रहा है तो उस केस में जो गुडविल है वो कितने लेके आएगा, तो ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। ये कैपिटल दे रखी है, ये कैपिटल दे रखी है, ये कैपिटल दे रखी है, तीनों को जोड़ लीजिए और जो न्यू पार्टनर के बेसिस पे टोटल कैपिटल निकाल लीजिए, पोर्शन को उल्टा कर दीजिए, तो 1,50,000 आनी चाहिए टोटल कैपिटल और 75, 25, 30 को ऐड करके माइनस कर दीजिए, गुडविल आ जाएगी, हिडन गुडविल बोलते हैं इसको। ये ऑडिट का क्वेश्चन है जिसमें सिंपली आपसे AGM से रिलेटेड इसमें टेन्योर और अपॉइंटमेंट के बारे में पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये इसके कैपिटल बस्टिंग का पार्ट के बारे में है। नेक्स्ट इनकम टैक्स में से रिलेटेड क्वेश्चन है, 194B TDS के बारे में है ये। 10,000 से रिलेटेड 10,000 से ऊपर होने पर अपन 194B में TDS काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अकाउंट और लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, डिबेंचर से। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो है वो कितना बनाना चाहिए और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, 30 अप्रैल से पहले 15% इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये AS 11 से रिलेटेड है, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड। इसमें AAS आपसे पूछा है ऑडिट का, ऐसे नहीं AAS पूछा हुआ है, ध्यान रखो। ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ऑडिट से रिलेटेड है, ये फॉल्स के बारे में पूछ रहे हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट पूछा हुआ है, ये इनकम टैक्स से रिलेटेड है जिसमें आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द फर्म इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर, नहीं, पार्टनर के हैंड में तो क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। इसके बाद में ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कहता है, फर्म की वैल्यू को, शेयर्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना, ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है, ना कि प्रॉफिट कमाना होता है। तो ये टोटल 200 क्वेश्चन हो गए प्रोफेशनल के। अब कट ऑफ की बात करते हैं। मुझे जो लगता है इस बार जो कट ऑफ है वो नो नेगेटिव के चक्कर में काफ़ी बच्चे क्या होता है कि जल्दीबाजी में कुछ आंसर्स बहुत गलत कर देते हैं, और जो मेरा सर्वे है, पोल है, उसके अनुसार भी जो मेरी बात हुई है उसके हिसाब से इस बार जनरल की कट ऑफ 135 से 140 के बीच में रहेगी। OBC की कट ऑफ 130 से 135 के बीच में रहेगी। EWS की कट ऑफ 125 से 130 के बीच में रहेगी। SC कैटेगरी की 110 से 115 के बीच में रहेगी। ST कैटेगरी की 90 से 95 के बीच में कट ऑफ रहेगी। ये जस्ट मेरा अनुमान है, बाकी तो एक्चुअल रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। इसमें हो सकता है 5 नंबर कम हो, 5 नंबर ज़्यादा हो, वो प्रोबेबिलिटी हमेशा रहेगी जब तक कि एक्चुअल रिजल्ट नहीं आ जाता। लेकिन मुझे लगता है कि पिछली बार के कंपेरेटिव में पेपर जो है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे था, और जो न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनको अटेम्प्ट करने में काफ़ी दिक्कत आई है। पढ़ा हुआ सब कुछ है, लेकिन जब पेपर सामने आता है तो हम जाहिर सी बात है कि अपन गलती कर ही देते हैं, ठीक है। कुछ जनरल पेपर की वजह से भी हो सकता है कट ऑफ डाउन होने का, कुछ जो है वो प्रोफेशनल लेवल में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इस बार पूछे गए थे।
तो ये कंप्लीट मेरी तरफ से पेपर का रिव्यू था जो पेंडिंग था कोल इंडिया का। आप अब इसके रिजल्ट के बारे में चिंता ना करें, रिजल्ट जब आएगा जब आ जाएगा, आप अगले टारगेट पे रहें। और मैं आपसे अभी भी एक ही चीज़ कहूँगा, आपके सामने कोई एग्ज़ाम है या नहीं है, आपने फॉर्म भर रखा है या नहीं भर रखा है, लेकिन जो आपने पावर ग्रिड और कोल इंडिया के लिए जो प्रिपरेशन की है उसको डेली 1 घंटा जरूर दीजिए, 1 घंटा जरूर पढ़िए। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, अगर आपको गवर्नमेंट ऑफिसर बनना ही है, तो ऐसा नहीं है कि आप वैकेंसी आएगी तो ही पढ़ना स्टार्ट करें। आप अभी से ही 1 घंटा रोजाना जो है वो कोई से भी सब्जेक्ट लेके बैठो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जीके पढ़ो, आप इनकम टैक्स भी पढ़ सकते हैं, जीएसटी भी पढ़ सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो रही है पढ़ो, लेकिन 1 घंटा जरूर निकालिए, तो ही आपकी ये स्टडी कंटिन्यू रह पाएगी और तो ही आप जो है आने वाले एग्जाम में बिना किसी आपके हिचक के आपका इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार मेरा सब पढ़ा हुआ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई सी भी एग्जाम आए। और एक नहीं 5-5 सिलेक्शन होंगी, ये मेरा वादा है। अगर आप डेली 1 घंटा अगर आप निकालते हैं तो आप मान के चलिए आपको खुद को सरप्राइज होगा कि यार इतने सिलेक्शन कैसे हो रहे हैं। और पढ़ाई जो है वो कभी भी बेकार नहीं जाती, वो हमेशा आज नहीं तो कल काम आएगी, कल नहीं तो परसों काम आएगी, लेकिन काम जरूर आती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट रिजल्ट के लिए। और जो भी नया नोटिफिकेशन, अभी ऐसा कोई बड़ा नोटिफिकेशन है नहीं है, जैसे नोटिफिकेशन आएगा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जो नीचे लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहता है जॉब नोटिफिकेशंस का। टेलीग्राम पे भी मैं डालता रहता हूँ, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई और ऐसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो आप तेजस कॉमर्स क्लासेज के स्टोर में जो कोर्सेज बने हुए हैं, ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र सबसे बेस्ट कोर्स है, उसमें देख सकते हैं प्रिंटेड मटेरियल आपको मिलता है, एमसीक्यू बैंक, टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वो आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू गाइज।